जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा लाइट निकलती है, बहुत ज़्यादा लाइट, जो हमारी आँख जो है, जो हमारी आँखें हैं, वो उसको अच्छे से देख नहीं पाएँगी, जिससे हमारी आँखें डैमेज हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें अपनी आँखों को उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रखना चाहिए और तभी उसे जलाना चाहिए। जलाने के बाद हमें एक और चीज़ का गौर करना चाहिए कि हम जो मैग्नीशियम रिबन पकड़े हैं, उन्हें हम अपने हाथों से ना पकड़ें, टोंग से पकड़ें। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे टोंग्स हैं, पेयर ऑफ टोंग्स, तो इससे आप पकड़ें, जिससे आपके हाथ ना जलें। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, लगभग 6-7 साल बाद पूछा गया है, और ये लगातार रिपीट पे रिपीट हुए जा रहा है। तो इसके अधिकतर चांसेस है कि इस साल भी आए। इसका ये आप डायग्राम बना सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। ये एक और क्लास है जिसके अंदर इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बना है फॉर्म है, और ये देख रहे हैं आप बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में जो यूज होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। एग्जांपल है सोडिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का खट्टा हो जाना, यानी मिल्क का खट्टा हो जाना ऑक्सीडेशन के कारण, और मिल्क का दही में कन्वर्ट हो जाना, यानी दही बन जाना। और उसमें आपको प्रोसेस पता ही होगा। एक दिन मैं किसी दिन मैं आपको इस वाले टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कतें आएंगी, जो मैं उसे इतनी डिटेल में समझाऊंगा कि आप उस कॉन्सेप्ट को कभी ना भूलें और अच्छी तरीके से उसके बारे में जान लें। अब आगे बढ़ते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, यानी खाना पकाना। खाना पकाना भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, अपनी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के रस्ट लग जाना, बर्निंग ऑफ फ्यूज, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये सब आप लिख सकते हैं, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये भी 2 मार्क्स तक में पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या आता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेंपरेचर, चेंज इन स्टेट। अब देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में जब देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ गैस ये रहा। अब इसमें हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है, कई बार जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इसकी पहचान यही है कि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब भी ये रिएक्शन होगा इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जब हम जिंक एक एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है, और जब हम उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। इसके सॉल्यूशन में मैं आपको बता दूं H2SO4 जो है इसका pH लेवल बहुत हाई होता है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम जिंक को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में डालते हैं तो जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद चला जाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में और बना लेगा जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस को किक आउट कर देगा, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैस हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पॉप अप साउंड टेस्ट करें। यानी इसमें होता है कि यहाँ से गैस जब ये निकलेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस, तो आप यहाँ पे एक बर्निंग कैंडल ला देना। एक बर्निंग कैंडल, जब कैंडल के पास जब हाइड्रोजन गैस पहुंचेगा तो ये एक पॉप का, यानी एक छोटा सा एक्सप्लोसिव टाइप का एक्सप्लोजन करेगा जिससे पॉप साउंड निकलेगा। उससे आपको पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक छोटा सा एक्सप्लोजन करके ही उसकी आवाज़ निकलती है जब उसमें फायर लगती है। तो अब अगला एग्जांपल, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड से तब क्या होगा? तो किसी में भी इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। HCl जो है एक सोल्यूशन है, हाइड्रोजन मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उसकी जगह चला जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर MgCl2 होगा, MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और क्लोरीन की 1। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इक्वेशन है, जब हम Na2CO3 का रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, सोडियम कार्बोनेट जो है एक बेस है और HCl जो है एक एसिड है। जब ये एक एसिड और बेस मिलेंगे तब बनेगा सॉल्ट। ये सॉल्ट है और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट वाटर बनता है, लेकिन इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में आई होप आप सब जानते होंगे। सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा की तरह यूज होता है, वॉशिंग सोडा, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट का। अब आगे बढ़ते हैं प्रेसिपिटेट। अब देखते हैं प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड स्टेट होता है। इसमें होता है कि जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस होता है जो पानी में घुलता नहीं है, और वो एक प्रेसिपिटेट की तरफ बीकर में बॉटम में जाके रुक जाता है, यानी नीचे जाके सेटल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप पानी में बालू मिलाएंगे तो बालू नीचे ही रह जाएगा, पानी में बालू वो मिलेगा नहीं, एक प्रेसिपिटेट की तरह हो गया। तो जब भी रिएक्शन होता है और उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ठीक, अब ये प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, अब इसको देखते हैं। तो कभी भी दो एलिमेंट जो है, जब दो कंपाउंड जब रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल PbNO3 और 2Ki, PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट और 2Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, जब लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा लेड आयोडाइड, जो कि एक येलो प्रेसिपिटेट है, और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट जो लेड आयोडाइड है। इसमें यही प्रेसिपिटेट है, इस रिएक्शन का यही प्रेसिपिटेट है, और जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक चीज़ और जान लें कि जो पूरा रिएक्शन दिया हुआ है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें आयंस जो है वो एक्सचेंज करके तब आपके नए एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, तो वो होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल दिए हैं। अब आगे देखते हैं चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जब हम पर्पल कलर में, पर्पल कलर जो है यानी जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है, जब उसमें सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं, सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। मुझे लगता है कि आपको सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला अधिकतर जगहों पर नहीं बताया जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अपने बेस्ट नोट्स के साथ ये भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है सिट्रिक एसिड का C6H8O7 और पोटेशियम परमैंगनेट का KMnO4। तो KMnO4 जो है पर्पल कलर का होता है, जब उसमें सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो कलरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन होता है HMnO4 का, यानी हाइड्रोजन मैग्नेट। ओके, और बनता है C6H5K3O7। अब इसका रिएक्शन इसमें दिया हुआ है, आप चाहें तो रिएक्शन भी इसका पढ़ सकते हैं कि जब इसमें ये बताया गया है कि जब हम सल्फर को वापस उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ये देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को एक और सॉल्यूशन में ऐड किया गया है, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट में SO2 पास किया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड भी डाला गया है, तो बनता है K2SO4 और Cr2SO4 का होल प्राइस यानी क्रोमियम सल्फेट और वाटर। क्रोमियम सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, इसमें भी चेंज इन कलर आपको मिलता है। लेकिन ये सारे रिएक्शन बहुत टफ दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक बेटर चीज़ समझाता हूँ जो रिएक्शन आप एग्जाम में लिख भी सकते हो और वो आपके लिए आसान भी पड़ेगा, तो वो होगा आपके लिए होगा अच्छा। तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल CuSO4 में जब हम लोग
आयरन ऐड करेंगे CuSO4 में, आयरन जब ऐड करेंगे तो बनेगा FeSO4, FeSO4 और Cu जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में कॉपर सल्फेट जो है वो होता है किस कलर का, ब्लू कलर का, वो ब्लू कलर का होता है। और आयरन सल्फेट ये जो है, आयरन सल्फेट ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक, ये ग्रीन कलर का और ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का। तो इसमें आपको चेंज मिलता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का रहता है, जैसे हम उसमें आयरन डालते हैं तो ये ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है फेरस सल्फेट। और जो आयरन नील हम लोग ऐड करते हैं, ये आयरन नील है, इस आयरन नील को जब हम ऐड करते हैं उस आयरन नील पे ब्राउन मेटल की कोटिंग हो जाती है, यानी उस पर कॉपर पूरा उस पर डिस्प्लेस हो जाता है, वो पता चल जाता है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा मुझे लगता है। अब आगे बढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर पे। चेंज इन टेम्परेचर में ये होता है कि कोई सोल्यूशन में टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी पहले लो टेम्परेचर था और वो अचानक से हाई हो जाता है रिएक्शन के कारण। तो जब भी टेम्परेचर में चेंज होता है तो चेंज इन टेम्परेचर आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं प्रेफर करूंगा वो है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें ये कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल रहा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे देखते हैं, कार्बन जब है, कार्बन इसमें एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। और जब कार्बन का एलोट्रॉप जो है वो है आपका कोयला, कोल जिसे हम कोल कहते हैं। कोयले को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो कोयले में को जलाने के लिए जब हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो आग लगेगी, और आग के साथ आग मतलब हीट, और हीट के साथ क्या बनेगा, CO2 जो हमारी गैस निकलती है साथ में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है। और जिस भी रिएक्शन में हीट निकलता है इसके साथ हीट भी निकलती है, हीट को ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक और रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये होगा कि जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को जब हम लोग हीट करते हैं तो बनाता है CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन आप लोग बेस्ट लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, जो कि मेरी तरफ से एक अच्छी एडवाइस है। आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट देनी पड़ती है, हीट वो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करता है। अब आगे देखते हैं चेंज स्टेट। चेंज स्टेट में यानी ऐसा होता है कि इसमें स्टेट ही चेंज होता है। तो आपकी एनसीईआरटी में तो ये दिया होगा कि वैक्स जो है उसको हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसमें चेंज हो रहा है स्टेट। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप ये एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रोजन जो है उसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस मिलाते हैं, ठीक, तो वो बनाता है H2O यानी पानी बनाता है। अब ये है गैस, ये भी है गैस, और ये क्या है, यह लिक्विड। तो चेंज इन स्टेट आपको सारी बातें दिख रहा है, तो आप चेंज इन स्टेट में एग्जांपल लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन का मतलब ये हुआ, पहले आप एक कहानी की तरह समझो कि पहले जब हमें ये नहीं पता था कि 100 को हम लोग 100 से डिनोट करते हैं, तब हम कैसे लिखते हैं, हमें पूरा लिखना पड़ता HUNDRED, ये बहुत लंबा हो जाता और किसी के पास उतना टाइम भी नहीं था कि वो इतना लिख सके। अब मान लो 556 लिखना है तो आज हम ऐसे लिख देते हैं 556, हमारे लिए कितना टाइम ही हमारे बचा देता है। लेकिन अगर हमें ऐसे लिखना पड़ता है वर्ड में हमें टाइम लगता है। शुरुआत में हमें ऐसे लिखना पड़ता था कि जब व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, पहले हमें ऐसे लिखना पड़ता था। बाद में हमने सोचा नहीं भाई इससे आसान तरीके से लिख सकते हैं, हम लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो इक्वेशन हो जाता है। फिर हम सोचते हैं नहीं भाई इससे भी आसान हो सकता है, फिर हम सिंबल्स के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, सिंबल्स के फॉर्मूले में लिख देते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि छोटी से छोटी चीज़ में जिसे हम सिंबलाइज कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन बना सकते हैं। ये जो आपका इक्वेशन बना है ना, इसे ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी एक ऐसा मेथड जिससे आप केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी मदद से, वर्ड्स की मदद से या फिर सिंबल की मदद से या फिर फॉर्मूलाज की मदद से। तो उस रिएक्शन को कहते हैं, उस इक्वेशन को उस रिएक्शन को कहेंगे केमिकल इक्वेशन। समझ गए, तो ये होता है आपका केमिकल इक्वेशन। और मैंने आपका इसका सब कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है। अब इसमें आप ये जान लें, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, और ये जो बीच में एरो बना है ये आपका डायरेक्शन शो करता है, ये आपका डायरेक्शन शो करता है कि ये किस तरफ, इसका मतलब रिएक्शन किस तरफ हो रहा है। और आप लोग ये भी ध्यान रखें, जिसमें केवल एक सिंगल एरो बना है इसका मतलब है कि वो इरिवर्सिबल चेंज है। कई सिंबल में, कई रिएक्शंस में ऐसे भी सिंबल्स बने रहते हैं जिसका मतलब होता है रिवर्सिबल चेंज, यानी वो आगे से भी बन सकता है पीछे से भी बन सकता है। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल, वैसे ये होता तो नहीं होगा लेकिन मान लेते हैं एसिड बेस जब हम मिलाते हैं तो सॉल्ट वाटर बनता है, तो सॉल्ट में वाटर मिलाएंगे तो एसिड बेस बनेगा, ऐसा हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो उसी तरह से ये भी बनेगा, तो उसमें ये ऐसे साइन देते हैं जैसा मैंने आपको अभी शो किया था। इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं आसान सा, ए केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। ये भी आप लिख सकते हैं कि जो सबसे छोटे से छोटा मेथड जिससे हम केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस मतलब एक्सप्रेस कर सकें, उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। अब आगे देखते हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे पहचाने, ये देखते हैं। इसका सबसे मेन और अच्छा एग्जांपल ये होगा, कभी पहले आज के टाइम पे तो हम लोग वेट के हिसाब से नापते हैं, वेट से नापते हैं, मशीन जो आती है, लेकिन पहले तराजू से नापे जाते थे। आई होप आप मेरी ड्राइंग को नज़रअंदाज करेंगे थोड़ा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये 2 तराजू है, ओके। अब इसको वो आदमी जो है, जो आपको सामान बेचेगा, वो इसको इधर से ऐसे पकड़ लेगा, ठीक, और इसको पकड़ने के बाद से इसमें कुछ मान लीजिए 2 kg रखेगा, ठीक। तो अगर वो इसमें 2 kg मार सक रहा है, तो अगर आप 2 kg का कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप इधर भी तो 2 kg लोगे, उधर वो 2 kg का सामान रखेगा नापने के लिए, तो इधर भी 2 kg का सामान रखेगा। तो आखिर ये दोनों बैलेंस तो हुआ ना। मान लीजिए आप 2 kg राइस लेने गए हैं, तो अगर आप 2 kg राइस लेने गए हैं तो वहाँ पे वो 2 kg का एक स्पून रखेगा, इधर स्पून रखेगा 2 kg का, और इधर 2 kg राइस रखेगा। तो जब वो राइस रखेगा तो वो भी तो 2 kg ही होना चाहिए ना। अगर उससे वो कम देता है, अगर आप समझदार होगे तो उसे नहीं लोगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा समझदार होगे उस हद तक वाले आप ले लोगे। तो और ज़्यादा रहेगा तो कोई भी ले लेगा भाई, लेकिन कम रहेगा तो नहीं लेगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि इसे बैलेंस रखना है, दोनों तरफ बराबर होना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ वेट बराबर होना बहुत ज़रूरी है। अब वेट बराबर हम रख सकते हैं, इसके लिए कई एग्जाम ये भी पूछ देता है कि हमें दोनों तरफ जो है इक्वेशन बैलेंस क्यों रखना चाहिए। तो क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमने क्लास 9 में एक लॉ पढ़ा था जिसका नाम था लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी अब हमने क्या बोला था कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो जो रिएक्टेंट में मास होना चाहिए वही प्रोडक्ट में भी मास होना चाहिए, यानी दोनों टाइम बराबर बराबर मास होना चाहिए। रिएक्शन के पहले भी बराबर होना चाहिए, रिएक्शन के बाद भी बराबर होना चाहिए। अब इसमें बराबर होने के लिए अब इसका ये भी कहा गया है कि इसमें अब बराबर का मतलब है तो वेट, तो हम इसमें वेट तो नाप नहीं सकते क्योंकि अब हमें असली में तो ये इसमें दिया नहीं है। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इसके नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों तरफ इसके बराबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें जिंक एक है, इसमें भी एक है, इसमें हाइड्रोजन एक है, दो है, इसमें भी हाइड्रोजन दो है, इसमें सल्फेट SO4 एक है, इसमें भी SO4 एक है। तो ये इक्वेशन एक बैलेंस इक्वेशन है। इसी तरह कई अनबैलेंस इक्वेशन भी दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2H2, ये वाला इक्वेशन लेते हैं हम, इसे मैं ऐड कर देता हूँ 2H2 + O2 = 2H2O। अब इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। ओके, और नंबर ऑफ एटम जो है ऑक्सीजन के, वो रिएक्टेंट में तो 2 है लेकिन प्रोडक्ट में 1 है। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि अब इधर 2 है तो हमें इधर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, हम × 2 कर देंगे। जब हम × 2 करेंगे तो दोनों तरफ 2 हो जाएगा। अब हम ये 2 करेंगे तो आप इतना हमेशा जानना, कभी भी रिएक्शन अगर लिखना और अगर उसमें थोड़ी छेड़छाड़ करना तो आपको फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप पहले ही उसमें बाहर से बॉक्सेस बना लेना कि नहीं भाई इसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, और उसके बाद जो आप कर सकते हो वही करना। तो अब ये यहाँ 2H2 लिखा था, अब यहाँ 2H2 लिखा है तो मैं यहाँ 2 आगे लगा दूंगा, मैं पीछे तो लगा नहीं सकता, जो कर सकता हूँ वही करूँगा। तो आगे 2H2 लगा दूंगा, तो हाइड्रोजन इससे 4 हो जाता है, ऑक्सीजन 2 हो जाता है। ऑक्सीजन तो दोनों साइड बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 हो गया उधर 2 है। अब जब भी आगे 2 लगा देते हैं, अब दोनों जगह 2 हो गया और अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आपको मैंने बैलेंसिंग भी सिखा दी। अब आगे देखते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आप इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो एक इक्वेशन को? तो इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव ऐसे बना सकते हैं कि उसके सिंबल डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2H2 + O2 = 2H2 दिया है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, ऑक्सीजन क्या है? गैस है, और H2O क्या है? लिक्विड है। तो हम इसमें एलिमेंट्स के स्टेट्स भी बता करके उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, या फिर हम उसमें हीट चेंज भी बता सकते हैं। हीट चेंज ला सकते हैं उसमें, जैसे मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का बताया था, उसमें हीट चेंज हुआ था, हम हीट चेंज भी ला सकते हैं। अब आगे हीट चेंजेस का हम शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, कार्बन में जब हमने ऑक्सीजन मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड बना, साथ में हीट भी बनी, तो इसमें हीट बनी तो हीट हम दिखा सकते हैं कि हाँ भाई इसमें हीट रिलीज हुई है। इससे और इक्वेशन अच्छा लगेगा। इस तरह से हम इक्वेशन को और अच्छा बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि रेस्पिरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 + O2, यानी जो हम खाना बन के हमारे लिए रेडी रहता है पेट में, ग्लूकोज के फॉर्म में जो स्टोर रहता है। तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और जो ऑक्सीजन जो है वो सेल्स के पास जाती है। सेल्स के पास जब जाती है तो वहाँ पे ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और इसका ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और सबसे मेन एनर्जी बनती है। इस एनर्जी से हम अपना सारा काम करते हैं। वाटर जो है हम ये निकाल देते हैं जो वेस्ट होता है, और जो जरूरत की होती है उसे रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं। अब आगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप ज़्यादा बोर भी ना हो, और इस चैप्टर को अच्छे से समझ भी लें, इसलिए मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो थोड़ी सी छोटी बने। अब पता है कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। मेनली केमिकल रिएक्शन 4 तरह के होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब धीरे धीरे एक करके पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी जब एक और एक मिल करके 2 बनते हैं, 1 + 1 = 2, यानी एक ट्रायंगल मिलाया और दूसरा ट्रायंगल जोड़ा और दोनों को जोड़ दिया, यानी कोई एक एलिमेंट लिया वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ गया और कंबाइन फॉर्म एक बना लेता है। यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक ही सब्सटेंस बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे केवल 1 बना है। तो जब 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक ही सब्सटेंस बनाते हैं तो हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। इसकी पहचान करने के लिए आप देख सकते हैं जब भी प्रोडक्ट में केवल एक ही आपका रिजल्ट हो तो आप समझ जाइए कि वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम में जब ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसमें बहुत और भी एग्जांपल्स आप चाहें तो देख सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जो है एक कंपाउंड, इसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होकर के 2 कंपाउंड या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में बट जाता है। तो जब भी एक कंपाउंड अकेले जब उसको हीट करके हम उसे तोड़ देते हैं एक या मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में, तो वहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को चूने को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया? डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इन लैबोरेटरी। जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी एफडी देखिए, आप क्रिस्टल दिया गया उसका फॉर्मूला, फेरस सल्फेट के 7 क्रिस्टल्स 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो इसमें ये जानते हैं कि जब हम फेरस सल्फेट को क्रिस्टल्स को हीट करते हैं यानी Fe(SO4.7H2O) को हीट करते हैं तब बनता है Fe2O3, जो कि होता है ब्राउन कलर का होता है, साथ में SO2 और SO3। SO2 और SO3 में से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है क्योंकि इसमें सल्फर होता है, और इसमें कलर चेंज भी दिखता है ग्रीन से ब्राउन में। अब आगे अगला टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और चीज़, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है थ्रू हीट वाला मैंने आपको समझा दिया है, एक होता है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, और एक और होता है थ्रू लाइट। तो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो Na और Cl2 में बढ़ जाता है, और जब हम लोग AgCl को यानी सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड को हीट करते हैं, मतलब सनलाइट में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो सिल्वर में क्लोरीन में चेंज हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें इसका कलर जो है वाइट से ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ यूजेस भी हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अब आ गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन से, और उसकी जगह खुद चला जाता है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में हो सकता है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, ऐसे मैं उसे डिनोट करता हूँ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, ठीक,
और वो एक न्यू स्टूडेंट है मान लीजिए, और वो आके अपने क्लास में देखता है कि एक वीक स्टूडेंट जिसको मैं डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ एक अच्छी स्टूडेंट के साथ बैठा है, अच्छे स्टूडेंट को मैं जी से डिनोट करता हूँ, अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठा है, तो वो क्या करेगा, उसको अगर उसके पास बैठना होगा तो वो एस जो है वो डब्ल्यू को धमका करके उसकी जगह खुद चला जाएगा और उसको भगा देगा। तो क्या बनेगा, वो उसके साथ बैठ जाएगा और जो जी है मतलब जो डब्ल्यू है वो अकेला पड़ जाएगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि व्हेन वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन व्हिच वन एलिमेंट वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड। इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल CH4 + Z = Z4 + Q। इसमें भी कलर चेंज होता है। कलर चेंज के बहुत एग्जांपल है। आप कोशिश करो कि ऐसे एग्जांपल्स पढ़ो जो कि कुछ मैच करे आपस में, इंटरलिंक दो। अब कॉपर सल्फेट में मैग्नीशियम ऐड करो तो कभी कलरलेस हो जाता है। इसमें कलर चेंज में भी आपको कुछ पढ़ लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन से और दो नए कंपाउंड बनाते हैं। यानी जब भी दो कंपाउंड मिल करके इस रिएक्शन में दो कंपाउंड यानी AgNO3 एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये है NE1 और ये 2 जब ये मिलते हैं तो दो और न्यू कंपाउंड बनाते हैं। ठीक, एक कंपाउंड ये AgNO3 है। अब इसमें कभी भी ध्यान देना, इसमें आगे वाला प्लस होता है, पीछे वाला माइनस होता है, आगे वाला प्लस होता है, पीछे वाला माइनस होता है। तो इस प्लस माइनस में होता है कि हमेशा प्लस वाला माइनस के पास जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये जो प्लस वाले हैं ये एक बॉय है, ये भी एक बॉय है। अब आप लोग इस टाइम पढ़ाई की सिचुएशन में चल रहे हैं तो मैं एक पढ़ाई का एग्जांपल ले लेता हूँ। और NO3 एक बुक है, एक दूसरी बुक है, और आप वो बुक पढ़ के बोर हो चुके हो और आपका दूसरा दोस्त भी वो बुक पढ़ के बोर हो चुका है, तो आप अपने अपने बुक्स को एक्सचेंज कर सकते हो ताकि दोनों लोग एक नई नई बुक पढ़ ले और आप लोग का मूड भी फ्रेश हो सकता है। तो AG जो है वो अपनी ये NO3 जो है वो अपनी बुक जाके Na को दे देता है तो वो बना लेता है NaNO3, और Na जो है वो अपनी Cl बुक को AG के पास दे देता है तो बन जाता है AgCl। आई होप आपको समझ आया। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। आगे देखते हैं। अब आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसका सबसे सिंपल फंडा ही है, जब भी ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जाए तो आपका ऑक्सीडेशन। एक जब भी ऑक्सीजन जो है वो हटे हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन माइनस हो, ये होता है रिडक्शन। एक और आप इसका मतलब ये समझाओ, इसका मतलब आप ये समझो ना कि एक मयान में कभी भी दो तलवारें नहीं रह सकती, यानी ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते कभी नहीं। तो इसमें ये होगा ऑक्सीजन जा रहेगा वहाँ हाइड्रोजन चल जाएगा, हाइड्रोजन जा रहेगा वहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा। तो आप आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ आयो। अब हम आगे देखते हैं इस वीडियो में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होता है जो रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है ताकि रिडक्शन हो सके। ठीक, अब आगे चलते हैं और इसे जल्दी पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल ले लो। एक और चीज़ जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो वहाँ उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी जहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिडॉक्स। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये H2S और क्लोरीन यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हट जा रहा है और सल्फर अकेला रह रहा है, यानी यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा गया है तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ है कोरोजन। कोरोजन हमारी डेली लाइफ में किस प्रकार यूज होता है। कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जो है वो ग्रेजुअली मतलब जब भी मेटल को एयर में छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो उसमें रस्टिंग लग जाती है, उसमें रस्ट लग जाती है, उसमें जंग लग जाता है। कब, जब हम उसे एयर में छोड़ दें खुली एयर में, या फिर उसको हम लोग पानी से भिगो दें, या फिर मॉइस्चर क्या होता है कि वो मॉइस्चर सोख लेता है और अपने ऊपर ऑक्साइड की कार्बोनेट की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से वो ऐसा समझिए कि वो धीरे धीरे टूटते रहता है, अंदर से धीरे धीरे झड़ने लगता है एकदम, मतलब वो धीरे धीरे करके पूरा वो खत्म हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है मेटल। तो इसी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ इन विच मेटल आर ग्रेजुअली बाय रिएक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर। और एक और चीज़ एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ना उनकी वजह से भी होता है। एसिडिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक एसिडिक ऑक्साइड है, और एसिडिक ऑक्साइड हमें मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं तो वो भी मेटल के लिए बेकार है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट लग जाती है, रस्ट के बारे में आपको पता होगा, जंग लगना उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन पे रस्टिंग जो होती है उसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिएगा। अब आगे इस रस्टिंग से बचे कैसे, तो पेंटिंग कीजिए, मैं आयरन की पेंटिंग कीजिए, उस पर ग्लिसरॉल लगाइए, गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है उसके बाद जिंक की कोटिंग कीजिए, प्लेटिंग करना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, क्रोमियम प्लेटिंग करना, एलॉयज की प्लेटिंग करना, स्टेनलेस स्टील की एलॉइंग करना, और साथ में उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग करना, ये सब आ जाता है। डेंसिटी, डेंसिटी का भी मतलब होता है सड़ना। जब हम किसी का फैट्स और ऑयल्स कंटेनिंग फूड को जब हम लोग एयर में रख देते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो पॉइजनिक हो जाता है, मतलब एसिडिक हो जाता है, खाने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए खाने को कभी बाहर खुले में नहीं रखना चाहिए। इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हिंदी में विकृत गंधिता कहते हैं। हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, यानी BHA BHT, इसका मतलब होता है बुटिलेटेड हाइड्रोक्सियानिजोन और बुटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून, ये एक सिंपली एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम है। ठीक, अब उसको बचाने के लिए हम लोग लाइट से दूर रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, और या फिर ऐसी जगह रखें जहाँ ऑक्सीजन कम आता हो, या फिर नाइट्रोजन गैस से पैक कर दें। फॉर एग्जांपल चिप्स, फ्राइड चिप्स जो रहते हैं उसमें इसलिए वो जो है उसमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं, फैट्स और प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उनको नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है। तो एक एग्जांपल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन गैस से क्यों फ्लश किया जाता है। नाइट्रोजन गैस से फ्लश किया जाता है क्योंकि वो एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस से फ्लश करेंगे तो इनर्ट गैस किसी से रिएक्शन करेगा नहीं, और जब वो रिएक्शन नहीं करेगा तो वो चिप्स के पैकेट में जो रहेगा जो सामान वो सेफ रहेगा, इसीलिए भी कर सकते हैं। आज के चैप्टर में बस इतना ही, आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।